हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीन्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो देखने से पहले आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर ले। वहाँ पे आपको काफ़ी जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी मिलेगी दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जीन्स। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हम यहाँ पर ये सब चीज़ें कवर करेंगे। जीन्स बेसिकली होते क्या हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, हालांकि दोनों सेम ही होती है मगर इनका ओरिजिन क्या है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स में इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं हम वो भी कवर करेंगे, ताकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ही हम आगे बढ़ें और जो भी नॉलेज हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं दैट इज़ रेलिवेंट फॉर यूपीएससी एज वेल। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या होता है। फिर हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फाइनली जो एप्लीकेशंस है और जो एथिकल इशू सामने आते हैं विद जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको भी हम कवर करेंगे। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। व्हाट आर जीन्स? जीन्स बेसिकली होते क्या हैं? इसका एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव आंसर ये होगा कि जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए। अब ये ध्यान से सुनना, डीएनए के अंदर ही आपको मिलेंगे जीन्स। दे रिप्रेजेंट वेरियस ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब आपको पता होगा डीएनए हर ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा। ऑलराइट, ये हो सकता है कि वहाँ पर क्रोमोसोम हो ना हो मगर डीएनए आपको हर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। जो उस ऑर्गेनिज्म के ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल वहाँ पर जीन है। ठीक है, जीन्स का वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो सारी इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, जो उसके फीचर्स होंगे, सारी इंफॉर्मेशन जीन्स में कोडेड होती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लें, यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग का जो स्किन कलर है, चाहे वो सांवला है, गोरा है, जो भी है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन बॉडी को मिल रही है कि किस तरीके से बॉडी को फॉर्म करना है, वो जीन से आ रही है। ठीक है, जो उसका हेयर कलर होगा, आंखों का कलर होगा, जो हाइट होगी, ऑर्गन्स जिस तरीके से काम करेंगे, हर जगह जीन्स ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसी के हिसाब से पूरी बॉडी फॉर्म होती है। नाउ मैंने आपको बता दिया कि डीएनए का पार्ट है जीन्स। जीन्स आपको डीएनए में ही मिलेंगे, मगर इसकी एक फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये आपके सामने एक बहुत ही अच्छी इमेज है। नाउ ह्यूमन बॉडी को आप अगर देखो, आपकी बॉडी को ही आप अगर देख लो तो आपकी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, आपके बाल से लेकर आपके टोनेल तक, आपके खून में, आपकी ऑर्गन्स में, हर जगह आपको सेल्स मिलेंगे। और सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? कुछ सेल को छोड़ के, अगर हम रेड ब्लड सेल की जो एक्सेप्शन है उसको छोड़ देते हैं, तो सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हम देखें तो आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर हमको मिलते हैं क्रोमोसोम्स। आपके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं एक सेल के अंदर? अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको मिलेंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। टोटल तो हो गए 46, मगर हम 23 पेयर कहते हैं क्योंकि 23 इसमें आपके फादर से आए हैं, 23 आपके मदर से आए हैं। उसी के हिसाब से आपके क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए हैं। अब क्रोमोसोम्स किस चीज़ का बना होता है? क्रोमोसोम में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है डीएनए। मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, बाकी ऑर्गेनिजम्स का मैंने एक्चुअली सेल में कवर कर रखा है, तो वो आप चैप्टर देख लेना। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम में आपको मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, डीएनए एसिडिक इन नेचर होता है। ना डीएनए को अगर हम देखें, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा ऑफ कोर्स। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, तो डीएनए का जो एक सेगमेंट होता है, ठीक है, ये एक जो सेगमेंट है ना, उसको हम कहेंगे ये जीन है। ऑलराइट, इस तरीके से हम कह सकते हैं जीन इज पार्ट ऑफ डीएनए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपकी जो पूरी बॉडी है वहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे, मतलब हर न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें, और आपको डीएनए मिलेंगे, सारे सेम होते हैं, सब में इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है कि किस तरीके से आपकी बॉडी को फॉर्म होना है और आपकी स्किन कलर क्या होगी और हेयर कलर एंड ऑल दैट, सारी जो इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी से रिलेटेड वो वहाँ पर कोडेड है।
नाउ अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डीएनए का जो सेगमेंट है यहाँ पर जीन, उसमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म में कुछ ट्रेड्स हम ऐड कर सकें या फिर कुछ ट्रेड्स जो हमको नहीं पसंद हैं वो यहाँ से हटा सके। ठीक है, नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग पे अगर हम आए, नाउ पहली बात तो यहाँ पर ये जान लो, पूरे चैप्टर में मैं काफ़ी बार दोहराऊंगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सेम चीज़ होती है। ठीक है, सेम चीज़ होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड है ये ऐसा नहीं था कि किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रेजेंट किया था दुनिया को। 1951 में जैक विलियमसन नाम के राइटर ने एक साइंस फिक्शन नॉवल लिखी, फैंटेसी नॉवल थी, कुछ यहाँ पे साइंटिफिक आधार नहीं था। इसका नाम था ड्रैगन्स आइलैंड। उस नॉवल में इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया पिच किया कि एक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कोड है उसमें हम चेंजेस करके, कुछ चीज़ें ऐड करके, कुछ चीज़ें कट करके उस ऑर्गेनिज्म को हम चेंज कर सकते हैं। उस वक्त लोगों को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और लोगों ने जो ये शब्द है उस नॉवल से कैच कर लिया और इवन साइंटिफिक कम्युनिटी में जेनेटिक इंजीनियरिंग लोग शब्द यूज़ करना स्टार्ट करने लगे। मगर जो चीज़ एक साइंस फिक्शन नॉवल से शुरू हुई थी बाद में बायोटेक्नोलॉजी की एक कोर टेक्निक बन गई। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ जीन्स और टू ऑल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू प्रोड्यूस डिजायर ट्रेट, जो मैंने अभी आपको बताया। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर किसको हम कहते हैं? ये है पाउल बर्ग। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इनको नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री भी मिल चुका है। यह आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये है पाउल बर्ग। यहाँ पे लिखा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था सन 1980 में। ठीक है, हालांकि इनको अकेला नहीं मिला था, इनके साथ दो और साइंटिस्ट थे। एक थे वॉल्टर गिलबर्ट, दूसरे थे फ्रेडरिक सैंगर। जो वॉल्टर गिलबर्ट हैं ये भी अमेरिकन थे पॉल बर्ग की तरह, मगर फ्रेडरिक सैंगर ये यूके के थे। नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है, साल यूपीएससी इतना पूछता नहीं है। एक और चीज़ याद रख लेना कि वॉल्टर गिलबर्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ पॉल बर्ग को मिला था, वॉल्टर गिलबर्ट को मिला था डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के लिए, और सिमिलरली फ्रेडरिक सैंगर को भी डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के लिए ही नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अब इनके अलावा दो और साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहिए। यूपीएससी सवाल यहाँ पे कैसे पूछेगा? यूपीएससी ये पूछ सकता है कि जो ये साइंटिस्ट है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पॉल बर्ग, वॉल्टर गिलबर्ट, इनका मेंशन कर देंगे, नेशनलिटी दे देंगे, फिर पूछेंगे कि ये हम इस साइंटिस्ट को किस फील्ड से जानते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे था। तो ये जो मैं साइंटिस्ट आपको बता रहा हूँ, पांचों साइंटिस्ट, तीन ये हो गए, दो का मैं आपको बताऊंगा अभी, ये सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे इन डिफरेंट वेज। नाउ नोबेल प्राइज़ तो इन तीनों को मिला 1980 में, मगर 1980 से पहले भी 1973 में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिया इन द फील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इनका नाम था एडवर्ड बॉयर और स्टैनली कोहेन। दे वर द फर्स्ट टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अभी सुनते रहो, बस अभी क्लैरिटी मिलेगी। अभी ये जान लो कि ये साइंटिस्ट थे ना। अब आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो आरडीएनए, ठीक है, ये याद रख लेना, जो मैं जब भी बोलूँगा ना आरडीएनए, तो हम वहाँ पे बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। ये यूनिक डीएनए स्ट्रैंड होता है जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। तो दोनों ने यहाँ पे क्या किया था? आर्टिफिशियली डीएनए स्ट्रैंड क्रिएट किया था। ऑलराइट, इसलिए हम इनको आज भी याद कर रहे हैं। बाय जॉइनिंग टू और मोर स्ट्रैंड्स विच बिहेव्स लाइक नेचुरली अकरिंग डीएनए, मॉडर्न जो बायोकेमिस्ट्री है वो इसी प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि आज के टाइम में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक लेबोरेटरी में बना सकते हैं। मोरओवर, आप जो ये वर्ड है रिकॉम्बिनेंट, इस पर भी आप गौर करेंगे तो इट बेसिकली मीन्स रिकॉम्बिनेशन। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि दो डीएनए, दो अलग टाइप के जो डीएनए हैं उनको आप जोड़ रहे हैं, या जो ट्रेट आपको एक डीएनए से चाहिए आपने वहाँ से ले लिया। यहाँ पे आप 3-4 डीएनए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी के जीन्स आपको
पसंद आ रहे हैं, किसी के ट्रेड्स आपको पसंद आ रहे हैं, आपने थोड़े वहाँ से ले लिए, थोड़े से वहाँ से ले लिए, और उसके ज़रिए आपने एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया। दिस इज़ राइट नाउ अ पॉसिबिलिटी। और एग्रीकल्चर की फील्ड में तो हम इसको एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं नए क्रॉप्स को बनाने के लिए। प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी आपको पता है सेल होते हैं, प्लांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हालांकि प्लांट के सेल और ह्यूमन सेल में डिफरेंस होता है सेल वॉल का, मगर काफ़ी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेगी। नाउ प्लांट का सेल आप देखोगे, वहाँ पर भी न्यूक्लियस है, वहाँ पर भी डीएनए है, वहाँ पर भी जीन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम नई स्पीसीज ऑफ प्लांट्स बना पा रहे हैं, हम नए ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर पा रहे हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर डीएनए, यानी recombinant DNA technology. Now, with this technology, a gene और multiple genes, एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, can be identified। उनको आप कट कर लो, उनको आप इंसर्ट कर लो into the genome of another organism। ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ना हमने ये जान लिया कि DNA में हम कट पेस्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं नया पार्ट, और उसके थ्रू RDNA बना सकते हैं। मगर ये बनता कैसे, इसके लिए कुछ टूल्स भी होते हैं ना। ये पार्ट मैं आपको बता दूं, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं कि डीएनए में अगर हम जो चेंजेस करते हैं, जो हम कट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ओवरऑल जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, वो किस प्रकार से होती है, उससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता नहीं है। मगर फिर भी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम ये पार्ट भी कवर कर रहे हैं। इसमें हम बहुत डीप नहीं जाएंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम समझना स्टार्ट कर दें, वो अलग पार्ट है, दैट इज़ फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यहाँ पर प्राइमरली हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। नाउ अगर हम टूल्स यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसको डिस्कवर किया था हर्बर्ट बॉयर ने, जिसका हमने अभी मेंशन किया, ठीक है, ऑलराइट, 1973 में। नाउ डिस्कवर्ड बाय हर्बर्ट बॉयर एंड देयर पर्पस इज टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो डीएनए को आपको अगर कट करना है स्पेशल ट्रेट्स निकालने के लिए, ठीक है, एक प्लांट है, उसमें आपको एक चीज़ पसंद नहीं आ रही कि वाटर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजम्पशन हो रही है इसकी, या फिर ये कहीं और एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर रहा है, कुछ ट्रेट आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको कट करना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, फंडामेंटली इंपॉर्टेंट चीज़ है आर डीएनए टेक्नोलॉजी की। नाउ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये भी मोर देन इनफ है। एक होता है एंडोन्यूक्लियसिस, कट एट स्पेसिफिक लोकेशंस, और दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियसिस, कट एट टर्मिनल लोकेशन। उसके अलावा आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्लोनिंग वेक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी की, तो ऑब्वियस ही बात है, पहले आप डीएनए को देखोगे, आपको आइसोलेट करना होगा वहाँ पर स्ट्रैंड के, आपको वहाँ पे टारगेट करना होगा कि ये स्ट्रैंड को हम कट करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनएस। इन दिस स्टेप वी एक्सट्रैक्ट प्योर डीएनएस, हैंस वी नीड टू ओपन द सेल। पहले सेल ओपन होता है, मैंने आपको बता दिया, सारा जो डीएनए आपको सेल में ही मिलेगा ना, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम में। तो सेल को हम खोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। फिर वहाँ पे आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। नाउ कौन से एंजाइम का आप इस्तेमाल करोगे डीएनए को बाहर निकालने के लिए, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म वहाँ पर कौन सा है। बैक्टीरिया है तो वहाँ पर हम लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे। प्लांट सेल की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम सेलुलेस का इस्तेमाल करेंगे। फंगस को यहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम चिटिनेस को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए के लिए। फिर बात आती है कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस की। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, ठीक है, विच कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर सोर्स एज वेल एज वेक्टर डीएनए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस पूरे प्रोसेस के। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर फाइनली इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है ना। यूपीएससी पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी एक्चुअली डीएनए टेक्नोलॉजी से पूछता है। ये जो मैंने आपको सारे टूल्स और प्रोसेस बताए हैं, इनसे रिलेटेड यूपीएससी सवाल पूछेगा नहीं। ये बस मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम
कट पेस्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स को, ताकि हम नया आरडीएनए बना सकें। नाउ यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कुछ साल पहले, बहुत ही अच्छा सवाल है, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और साथ में ये मेंशन भी किया था, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। नाउ ये मैंने आपको बताया कि हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट पेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। ये किस लिमिट तक हम कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी लिमिट क्या है और इसका स्कोप कितना बड़ा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड, फिर यहाँ पे ऑप्शंस हैं अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स की जो डिफरेंट स्पीसीज है वहाँ पे आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। फिर अगला यहाँ पे ऑप्शन है कि फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स भी ये पॉसिबल है। फिर जो तीसरी ऑप्शन है वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप हायर ऑर्गेनिजम्स भी ये कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो सही आंसर है इसको एक बार माइंड में अटैम्प्ट करके देखो, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपने माइंड में अटैम्प्ट कर लिया होगा। जो सही आंसर है यहाँ पे वो है डी, 1, 2 एंड 3, ऑल 3 ऑफ देम आर पॉसिबल अंडर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम गोल्डन राइस की बात करें, रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया में एक नए टाइप की चावल की वैरायटी काफ़ी हद तक फेमस हो गई है, जिसको हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही बनाया है ना। गोल्डन राइस खास टाइप के चावल होते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। इनको उगाने के लिए उतना आपको पानी भी नहीं चाहिए होता। काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी ये ग्रो हो जाते हैं, और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत ही बड़े स्केल पर ये फूड सप्लाई का काम कर सकते हैं गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस को अगर हम देखें तो इट इज़ डेवलप्ड बाय ट्रांसफरिंग कैरेट जीन्स। इसमें हमने क्या किया है कि जो गाजर होती है ना, गाजर के जीन्स, गाजर में आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए। तो गाजर के जो जीन्स हैं हमने राइस में ट्रांसफ़र कर दिए। बेसिकली आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और उसके थ्रू एक नई वैरायटी ऑफ चावल हमने यहाँ पर ग्रो कर दी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 2 है कि स्पीसीज जो प्लांट्स होती है, वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, वहाँ पर भी हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सेकंड ऑप्शन का, कि क्या ये एनिमल से प्लांट में भी पॉसिबल है। तो इन 1953 साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और 1972 में researchers developed the method of cutting and splicing DNA. That method came to be known as rDNA technology, या फिर जिसको हम recombinant DNA कहते हैं। Now since then researchers have learned how to move genetic material in the form of DNA from one plant or animal to another. They can also take DNA from an animal and place it इन अ प्लांट, और ये उल्टा भी हो सकता है। तो बिल्कुल ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है ये एनिमल से प्लांट या फिर उल्टा प्लांट से एनिमल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फाइनल यहाँ पे बात है कि बिल्कुल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप हायर ऑर्गेनिज्म में यूज़ कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है। नाउ अब हम मेंशन कर लेते हैं कुछ बातें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स। नाउ जीएमओ की अगर हम बात करें तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जीन्स को मैनिपुलेट किया जा चुका है यूजिंग टूल्स ऑफ बायोटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इनके जीन्स को मैनिपुलेट हम कर चुके हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सामने आ चुका है। अब इसके भी वेरिएंट होते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपने दो जो ये ट्रेड्स हैं वो रिमूव कर दिए, या फिर आपने हर बार यहाँ पर दो अलग टाइप के स्ट्रैंड्स को मिक्स कर दिया तो एक जीएमओ बनता है। इसके भी वेरिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है सिसजेनिक, इसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं एग्जिस्टिंग जीन ओनली। फिर होता है ट्रांसजेनिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम काफ़ी और बात करेंगे। एडिंग कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक जीन फ्रॉम आउटसाइड, तो जो बाहर से हम स्पेसिफिक जीन की कॉपीज ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरली ट्रांसजेनिक। फिर बात आती है इंट्राजेनिक की। इंट्राजेनिक में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ सम जीन। अगर आप कोई ट्रेड रिमूव करना चाहते हैं ऑल टुगेदर तो वहाँ पे हम कहेंगे ये इंट्राजेनिक जीन मैनिपुलेशन का पार्ट है। नाउ अगर हम पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था 1974 में बाय रुडोल्फ जेन्स। उसके बाद 1987 में पहला जीएमओ जिसको एनवायरनमेंट में रिलीज किया गया था वो दुनिया के सामने प्रेजेंट हुआ, जिसका नाम था आइस माइनस ट्रेन। नाउ जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए यहाँ पर।
जैसे मैंने आपको बताया, वो जानवर जिनका डीएनए मैनिपुलेट हो चुका होता है थ्रू प्रोसेस नोन एज ट्रांसजेनेसिस टू पोजेस एंड एक्सप्रेस फॉरेन जीन, इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ये बेसिकली जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ये एक टाइप के जीएमओ ही होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी जो एप्लीकेशंस है वो आप जान लो। पहले तो है नॉर्मल साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं टू स्टडी जीन फंक्शंस लाइक हाउ दे एक्सप्रेस, वो किस तरीके से रेगुलेट किए जा सकते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ह्यूमन बॉडी पर। उसके अलावा डिजीज़ की स्टडी के लिए भी काफ़ी बार हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज टू स्टडी हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस। दे सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो वी कैन डिवाइस न्यू ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बार ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके थ्रू हम समझ पाए हैं कि हम कैंसर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एल्जाइमर्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं और रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वैक्सीन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो जो ट्रांसजेनिक माइस होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक माइस ऑफकोर्स जो बनाए जाते हैं, जीएमओ माइस आप कह सकते हैं, दे आर यूज टू चेक द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर मेकिंग इट ऑपरेशनल फॉर ह्यूमन यूज़। इंसानों से पहले काफ़ी बार हम ट्रांसजेनिक माइस पर चेक करते हैं वैक्सीन्स। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी इनका यूज़ होता है और ऑफ कोर्स इस पूरे प्रोसेस से हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल medicines used to cure certain diseases contain biological products which are expensive for production। तो यहाँ पर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रोज़ी। ये एक ट्रांसजेनिक काउ थी। इसने ऐसा मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर अल्फा लैक्टोल्बुमिन बहुत ज़्यादा था। ये काफ़ी हद तक न्यूट्रिशियस होता है नेचुरल काउ मिल्क से। तो इस तरीके से इसके बहुत से यूज़ होते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए आज के टाइम में ट्रांसजेनिक एनिमल्स एक बहुत ही बड़ा वरदान है। इनके थ्रू काफ़ी चीज़ें हम डेवलप कर पाए हैं। उसके अलावा देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं या फिर अभी उन पे डेवलपमेंट हो रही है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो है जीन थेरेपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम जो पुश्तैनी डिजीज़ होती हैं उनको क्योर करने के लिए यूज़ होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो जीन जिसमें प्रॉब्लम है, डीएनए में जो जीन है जिसमें प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब उसकी जगह हम एक हेल्दी वहाँ पर जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कब होता है? आपको पता होगा कि जब ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल मिलते हैं तो स्पर्म और एग मिलता है। उसके बाद जो पहली चीज़ सामने आती है वो है ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है। जो एम्ब्रियो को आप देखोगे जाइगोट बनने से कुछ टाइम पहले, तो उस वक्त वहाँ पर बस एक सेल होता है। तो उसी टाइम में अगर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए वहाँ पर डीएनए में वो चेंजेस कर सकते हैं। उसके थ्रू वो डिज़ीज़ जो अगला न्यूबॉर्न होगा उसमें अवेलेबल नहीं होगी। क्या ये अभी के लिए पॉसिबल है? देखिए, अभी इस पर तरक्की चल रही है, डेवलपमेंट इस पर चल रही है। अभी हम इसको ऑन मास स्केल अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसमें अभी काफ़ी डेवलपमेंट होनी बाकी है। फिर अगर हम बात करें बायो फार्मिंग की, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स या प्रोटीन्स विद थेरेप्यूटिक वैल्यू। फर्स्ट सच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड वॉज ह्यूमन सेरम एल्बुमिन इन टोबैको एंड पोटैटो प्लांट्स 1990 में। ये हम ह्यूमंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मिंग भी कहते हैं। फिर है एडिबल वैक्सीन्स। ये ट्रांसजेनिक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं विच वुड जनरेट डिजायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरली इम्यूनोलॉजी से कंसर्न्ड है। तो एप्लीकेशंस को अच्छे से कवर करने के बाद अब हम बात करते हैं एथिकल कंसर्न्स की रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें पहला एस्पेक्ट है बायोपायरेसी, कॉइन्ड बाय पैट मूनी। इट रेफर्स टू यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसके ज़रिए हम न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कई कंपनीज चुरा लेती हैं। फॉर एग्जांपल, जो पेटेंट है बासमती राइस का, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू बन गया था 1997 में, जब बहुत सी यूएस कंपनीज ने कह दिया कि उनके पास इसका पेटेंट है, ठीक है। सिमिलरली बहुत सी यूएस कंपनीज ने ये कहा कि उनके पास पेटेंट है नीम का, टर्मरिक का,
जो कई सदियों से, कई हज़ारों सालों से इंडिया में यूज़ की जा रही है, और वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाई करके ये बना लिया है, तो अब ये उनका हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है, बायोपायरेसी। फिर है पेटेंटिंग ऑफ जीन्स, डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरली अकरिंग जीन्स एंड पेटेंट देम इज अनएथिकल। फिर एक एस्पेक्ट है बायो टेररिज्म का, मेकिंग न्यू स्पीसीज या नए प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, जो ह्यूमन बींग्स को आप डिस्ट्रॉय करने के लिए या हार्म पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो ऑन अ मास स्केल। ये एक डर है बायो टेररिज्म का, आने वाले टाइम में ये काफ़ी बड़ा थ्रेट उभर के सामने आएगा। फिर है टैम्परिंग विद नेचर बाय मिक्सिंग जीन्स अमंग स्पीसीज, वायलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि एक ही स्पीसीज में ये जो मिक्सिंग होती है जीन्स की, ये नहीं होनी चाहिए, ये लॉन्ग टर्म में नेगेटिव और एक ख़राब इम्पैक्ट लाता है। ठीक है। फिर है टर्मिनेटर जीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी तक न्यूज़ में भी था। देखो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं गर्ट। गर्ट की फुल फॉर्म है जेनेटिक यूज़ रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। मान लो क्या है कि एक कंपनी है, इंडिया में काम करती है, उस कंपनी को चाहिए बहुत सारे, आप कह सकते हैं टमाटर, उनको कुछ केचप बनानी है, टमाटर उनको चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके खुद का एक टमाटर उन्होंने ग्रो कर लिया है। उस टमाटर की खास बात यह है कि उसमें बीज नहीं होते। ठीक है। तो क्या होगा कि बीज को वो कंपनी ही ग्रो कर सकती है, और हर 6 महीने में वो कंपनी क्या करेगी, बीज प्रोवाइड करेगी किसानों को। ठीक है। किसान टमाटर ग्रो करेंगे और उसी कंपनी को वापस वो टमाटर बेच देंगे। अब इसमें क्या है कि किसान हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे उस कंपनी पर, क्योंकि किसानों के पास कभी भी बीज नहीं आएंगे। तो जो ये टर्मिनेटर जीन या फिर टर्मिनेटर सीड है, ये काफ़ी तक न्यूज़ में है और इसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना होती है, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनके हाथों बहुत ज़्यादा पावर थमा देता है। ठीक है। तो इट इज़ अ मेथड बाय कंपनीज शटिंग डाउन द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ सीड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रिसाइज जेनेटिक सीक्वेंसेस इन डीएनए ऑफ सीड्स। बहुत से देश हैं जो इसके अगेंस्ट भी हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, ब्राज़ील, फिलीपींस ने तो रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी को ऑल टुगेदर बैन भी कर दिया था। ठीक है। तो ये कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये है एंड हमारी वीडियो का अबाउट जीन्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग।